वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमाणु एकेडमी। मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस रेडियोलॉजिकल फिजिक्स लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि एक्सरे ट्यूब में हम किस तरह के टारगेट को यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। एक्सरे के अंदर 3 प्रकार के टारगेट होते हैं: पॉइंट टारगेट, लाइन टारगेट एंड रोटेटिंग टारगेट। आजकल रोटेटिंग टारगेट को यूज किया जाता है, उसकी वजह है और किस मटेरियल को यूज करते हैं, ये सब इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा हमें मालूम है कि एक्सरे ट्यूब जो है वो एक्सरे मशीन का सबसे कॉस्टली पार्ट होता है। अगर ये समय से पहले डैमेज हो जाए तो यूजर जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमें एक्सरे ट्यूब को बनाते समय, उसको डिजाइन करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो टारगेट है वो सही हो, सही मटेरियल का बना हो, जिससे कि उसकी लाइफ लंबी चले। इसके एक्सरे ट्यूब जो है इसके अंदर हाई वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। टारगेट एनोड जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सरे ट्यूब का, हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि ओनली लेस देन 1% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू एक्सरेज, रेस्ट इज लिबरेटेड एज हीट ऑन द टारगेट। तो 99% जो एनर्जी जो हीट के अंदर कन्वर्ट होती है वो टारगेट के ऊपर डिपॉजिट होती है। वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सरे जनरेशन एंड दिस विल डैमेज द टारगेट। जब बहुत हाई एनर्जी हीट जो है, हाई हीट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, वो उस टारगेट के ऊपर जब डिपॉजिट होती है, टारगेट एक्सपांड होता है और जब वो ठंडा होता है तो वापस वो अपने नॉर्मल शेप में आता है, नॉर्मल पोजीशन में आता है। ठंडा गरम होने से उसके अंदर कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि वो जल्दी खराब हो जाता है। स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, ये जो मैं लेक्चर, जो भी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के ऊपर लेक्चर ले रहा हूं, ये मेरे द्वारा लिखित हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से ही तैयार किए गए हैं। ये बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, अपने प्रकार की एक विशिष्ट बुक है ये, जिसके अंदर रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, सिंपल लैंग्वेज में है। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी है उसके लिए भी इसको अंडरस्टैंड करना बहुत कन्वीनियंट है। इसके अंदर सभी एक्सरे से संबंधित, सीटी, एमआरआई, सोनोग्राफी संबंधित सारी डिटेल्स दी गई है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। रेडियोथेरेपी के भी कुछ चैप्टर्स हैं, रेडियो बायोलॉजी के भी चैप्टर इसके अंदर दिया गया है और सभी चीजों को इसमें कवर किया गया है। तो आप मेरे द्वारा, मेरी जो ये वेबसाइट है www.drdeveshgupta.com, इसके ऊपर जाइए और आप जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स का कुछ पोर्शन इसके अंदर अवेलेबल है, उसको आप पढ़ के देख सकते हैं कि उसकी लैंग्वेज कैसी और किस तरह का स्टैंडर्ड की ये बुक है। ये पहली बुक है जो किसी इंडियन ऑथर ने रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में लिखी है और जिसके अंदर सारे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के टॉपिक कवर है। मेरी जो ईमेल एड्रेस है contact.drdeveshgupta@gmail.com, इसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। इस लेक्चर को आप देखिए, कुछ अगर आपकी क्वेरीज है तो उससे रिलेटेड आप क्वेरीज इस पे डाल सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, जिससे कि उन क्वेरीज को देखते हुए मैं अपने फ्यूचर के जो लेक्चर्स हैं उसमें और डेवलपमेंट करूं, उसमें कुछ चेंजेस करूं। अब टाइप ऑफ टारगेट्स जो है इसके अंदर हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, बात की है कि जब एक्सरे किया जाता है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होती है, जो टारगेट को डैमेज कर सकती है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट टारगेट फ्रॉम डैमेजिंग। टारगेट कैसे डैमेज होगा? वो मेल्ट हो सकता है, क्रैक हो सकता है, डी शेप हो सकता है, ड्यू टू वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। We should keep this in mind that X-ray from a small focal spot point produces good images. यहाँ पे एक और हमारे पास क्राइटेरिया है कि जो एक्सरे है वो एक स्मॉल फोकल पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होना चाहिए, जिससे कि जो इमेज की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। अगर हमारा एक्सरे टारगेट बड़ा होगा तो इमेज की क्वालिटी में, शार्पनेस में फर्क पड़ेगा। It means that target should be such that X-ray must appear to come from a small focal spot.
इनिशियली जब एक्सरे ट्यूब को बनाया गया तो पॉइंट टारगेट वाज मेड, बट ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन इट्स वर्किंग लाइफ टाइम इज लेस एंड नॉट ए गुड आइडिया। जब पॉइंट टारगेट को यूज किया गया तो उसके अंदर केवी और एमएस को जब सेट किया गया, जब हाई केवी या हाई एमएस की का एक्सरे लिया गया तो टारगेट बहुत जल्दी डैमेज हो गया। तो उसमें एक लिमिटेशंस थी, हम लो एमएस एंड लो केवी का एक्सरे ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही पर उसके अंदर हमारे पास लिमिटेशन, हमारी प्रॉब्लम यह है कि सारे एक्सरे लो केवी और एमएस के ऊपर नहीं लिए जा सकते, हमें केवी और एमएस ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए पॉइंट टारगेट का आइडिया डिस्कार्ड किया गया और उसके अंदर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए लाइन टारगेट और रोटेटिंग टारगेट को यूज किया गया। एक छोटा सा मैं आइडिया आपको देता हूं कि अगर एक एक्सरे लिया जाता है, 100 केवी उसका वोल्टेज रखा जाए और ट्यूब करंट 500 mA लिया जाए, तो हीट जो जनरेट हो रही है वो 50,000 जूल्स पर सेकेंड हीट जनरेट होगी वो। अब आप अंदाजा लगाइए, इतनी हाई अमाउंट जब हीट जो जनरेट हो रही है वो टारगेट को डैमेज कर देगी। सो इस हीट को जितनी जल्दी वहां से रिमूव किया जाना चाहिए, जिससे कि टारगेट जल्दी अपनी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आए। इन रीजंस की वजह से many anodes are made by embedded a piece of tungsten on a big piece of copper. Copper is a very good conductor. एक कॉपर के ऊपर एक टंगस्टन मटेरियल को लगा के एज ए टंगस्टन टारगेट यूज किया जाता है। जैसे ही टंगस्टन गर्म होगा वो क्विकली अपनी हीट कॉपर को देगा और कॉपर जो है क्योंकि गुड कंडक्टर है वो उस हीट को उस पॉइंट से रिमूव कर देगा। ये जो कंसेप्ट है वो लाइन टारगेट और रोटेटिंग टारगेट को डेवलप करने में सहायक हुआ। इस कंसेप्ट को यूज करके हमने लाइन टारगेट बनाया और बाद में रोटेटिंग टारगेट बनाया। ये फिगर देखिए आप, ये एक लाइन टारगेट का फिगर है। फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो टारगेट इस तरह का है, ये बीच में जो है ये टंगस्टन एम्बेडेड है इस मटेरियल के ऊपर और ये जो है कॉपर का पीस है। जब हम साइड से देखेंगे तो इस तरह का, ये पूरा कॉपर है और इसके आगे टंगस्टन लगा हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन आके इसको टकराते हैं। इसकी जो लंबाई है वो AB है और इसकी चौड़ाई जो है टारगेट की वो CD है। आप ये देखिए, ये जो टारगेट है ये कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। इस एंगल का मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से आके टकराते हैं और जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो यहां डाइवर्ट हो जाएंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन आके टारगेट से टकराते हैं तो सभी डायरेक्शन में एक्सरेज निकलती है, लेकिन यूजफुल विंडो जो है वो हमारी यहां पे ही होती है, इधर नीचे की तरफ। तो थोड़ा सा जो एंगल दिया गया है तो जो यहाँ एक्सरे निकल रही है वो हमारे इस टारगेट से आती हुई प्रतीत होती है। When it is viewed from below, this area will appear as a square of the dimension CD into CD. इसकी लंबाई AB है और चौड़ाई CD है। इसको एंगल इस तरह से दिया जाता है कि उसका जो प्रोजेक्शन पोर्शन है वो एक स्क्वायर CD into CD के बराबर हो। X-rays will appear to come from a small area, whereas the electrons bombard a relatively large area of the target. इसका पर्पस क्या है इसको इंक्लाइन करने का, और ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतने बड़े एरिया में गिर रहे हैं, एनर्जी जो है वो इतने बड़े एरिया में डिपॉजिट हो रही है, लेकिन इंक्लाइन करने की वजह से जो नीचे से जो आभासी टारगेट जो दिख रहा है वो CD into CD है, जिससे कि हमारी इमेज क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। Thus, X-rays will appear to come from a small area, whereas the electrons bombard a relatively large area of target AB into CD. तो हीट जो है वो इतने बड़े एरिया में डिपॉजिट होगी, न कि छोटे से एरिया में। अब इसमें इसको करने का जो नेट गेन जो हमें मिल रहा है, एंगल किस तरह से किया जाता है ये एग्जांपल दिया गया है। अगर इसका जो इंक्लाइन किया गया है इसका अगर ये वाला एंगल थीटा है तो AB इज इक्वल टू CD अपॉन साइन थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 16 डिग्री रखें तो ये 7.3 mm आता है। अगर इसकी लंबाई 7.3 mm है और हमने 16 डिग्री इसको एंगल दिया तो जो एरिया एक्चुअल एरिया है वो है 7.3 इंटू 2 स्क्वायर मिलीमीटर, जबकि जो हमें एक्सरे आती हुई प्रतीत हो रही है वो CD इंटू CD मतलब 2/2 mm स्क्वायर एरिया से आती हुई प्रतीत हो रही है। इस प्रकार इसकी कैलकुलेशन करके लाइन टारगेट को बनाया जाता है।
In many cases, sharp images of thick parts of the body is not possible with line target because of KV and MS limit. अब इस लाइन टारगेट के बावजूद भी, एरिया बड़ा होने के बावजूद भी हमारे पास लिमिटेशन है, केवी और एमएस हम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हमें थिक एरिया का एक्सरे लेना है तो उसके लिए केवी और एमएस की वैल्यू कुछ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लाइन टारगेट में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम केवी और एमएस को बढ़ाएंगे तो टारगेट डैमेज हो जाएगा। इस वजह से रोटेटिंग टारगेट का कंसेप्ट आया और इससे आउटपुट गेम हमें ज्यादा मिलता है, जिससे कि हम केवी और एमएस की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। द रोटेटिंग एनोड अलाउज द इलेक्ट्रॉन बीम टू इंटरेक्ट विथ ए मच लार्जर टारगेट एरिया। अभी हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे ये कि किस प्रकार इसको हमें एडवांटेज मिलता है रोटेटिंग टारगेट को यूज लेने से। Heat of the incoming cathode beam is dispersed evenly across the entire surface of the anode as it rotates. This enables rotating anode users to perform longer scans and at higher doses. ये देखिए, ये एक डिस्क नुमा टारगेट है, डिस्क है ये बिल्कुल, और इसके बीच में AB इंटू AB का थिकनेस जो है, इस थिकनेस के ऊपर हमने टंगस्टन मटेरियल को लगा रखा है। इस डिस्क की जो रेडियस है वो 50 mm है। जब हम डिस्क को साइड से देखते हैं, डिस्क का जो ये पोर्शन है वो कुछ एंगल्ड होता है, ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, डिस्क नुमा है। तो ये हम साइड से देखते हैं तो हमारा ये डिस्क इस प्रकार दिखती है। तो ये जो एंगल्ड एरिया जो है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गिरते हैं और उस एंगल की वजह से हमें CD/CD का टारगेट नजर आता है नीचे। अब हम देखेंगे कि इसको रोटेटिंग टारगेट को यूज लेने से हमें कितना गेन मिल रहा है। रिंग ऑफ द विड्थ AB एज शोन इन द फिगर, जैसा हमें दिया है, इज टंगस्टन एम्बेडेड एरिया। ये टंगस्टन एम्बेडेड एरिया है इसके ऊपर। द रेडियस ऑफ द रिंग इज 50 mm, सो द टोटल एरिया इस रिंग का जिसके ऊपर टंगस्टन एम्बेडेड है, उसका एरिया कितना हुआ, विल बी AB इसकी थिकनेस इंटू 2πr। तो AB की वैल्यू 7 mm है और 2πr की वैल्यू रखेंगे, इसका रेडियस 50 mm है, इट कम्स टू बी 2198 mm स्क्वायर। अब आप देखिए, जब हमने लाइन टारगेट लिया था तो 7 mm इंटू 2 mm 7.3 mm इंटू 2 mm था, अप्रोक्सीमेटली 15 mm स्क्वायर एरिया था। अब ये एरिया कितना इंक्रीज हो गया है। तो इतने बड़े एरिया में जब जो हीट डिपॉजिट होगी तो इस टारगेट की लाइफ बढ़ जाएगी। टेम्परेचर इस टारगेट का बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा और इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगी। अब ये रोटेटिंग एनोड को किस तरह से यूज किया जाता है। रोटेटिंग एनोड इज ए डिस्क शेप्ड कॉपर असेंबली ऑन विच टंगस्टन इज एम्बेडेड इन द फ्रंट पोर्शन वेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टू गिव एक्सरेज। हमें मालूम है कि 1% एक्सरे जो है, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, बाकी हीट प्रोड्यूस होती है। द रोटेटिंग एनोड इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर ऑफ द इंडक्शन मोटर। जो डिस्क जो है वो कॉपर की रॉड से कनेक्टेड होती है और वो आर्मेचर से कनेक्ट होता है वो। द मोटर इज ड्रिवन बाय कॉइल। जैसे सिंपल हमारा पंखा चलता है, उस कंसेप्ट के ऊपर ये रॉड जो है रोटेट होती है, which is placed outside the glass envelope। जो coil है वो glass envelope के बाहर connected होती है वो। There are two type of rotors used। The standard one operates on a 60 Hz power line and rotates with a speed of 3000 rounds per minute। ये जो हमारी डिस्क है ये 3000 राउंड्स पर मिनट स्पीड से रोटेट होती है। एक मैं आपको ये बता दूं, कईयों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये इसके रोटेट होने से क्या फोटोन्स जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, वो इस रोटेशन की वजह से इधर उधर जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराया और इलेक्ट्रॉन अपने इसी डायरेक्शन में आएंगे। इसके रोटेशन से इलेक्ट्रॉन को निकलने में कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरा रोटर जो यूज किया जाता है वो 180 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर यूज करते हैं, जिसमें 9000 आरपीएम स्पीड से वो रोटर घूमता है। द मेन एडवांटेज ऑफ हाई स्पीड रोटेटिंग एनोड इज मोर एफिशिएंट हीट डिसिपेशन। हमारा पूरा ध्यान इसके अंदर मेन है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कितनी जल्दी वहां से रिमूव कर पाए।
जिससे कि टारगेट हमारा बचा रहे, हाई हीट की वजह से डैमेज नहीं हो। जब हाई हीट इसके ऊपर डिपॉजिट होती है तो जो टंगस्टन जो हमने इस पे एम्बेडेड किया है, एक तरह से लेप किया गया है, उसके छोटे छोटे पीस वहां से रिमूव हो जाते हैं। और जब ये छोटे छोटे पीस के रूप में जब रिमूव होता है तो टारगेट डैमेज हो जाता है, और टारगेट से जो जो रेडिएशंस निकलते हैं उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती। इसलिए हमें ये सारा ध्यान रखना चाहिए, रखना पड़ता है, और हम रोटेटिंग टारगेट को यूज करते हैं। तो यहाँ मेरा ये लेक्चर खत्म होता है। मैंने आपको आज बताया कि क्यों हम रोटेटिंग टारगेट को यूज करते हैं। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे हम एक्सरे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सबको ये लेक्चर बहुत यूजफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।